अब आप देखोगे यार L1 L3 तो समांतर आ रहे ना कि परपेंडिकुलर नहीं। बस जब भी दोनों जगह सेम होगा तो वहां पर उस पर लिख देंगे। मतलब ए पर कहने का मतलब है कि संबंध ए से ए डिफाइंड है। ए बी की बहन कब हो सकती है? जब ए फीमेल हो यानी कि लड़की हो। और आपको पता है ये स्कूल ही लड़कों का है भाई, तो यहाँ पे कोई भी लड़की नहीं है। अगर आपकी हाइट का ही डिफरेंस बाकी बच्चों के साथ देखा जाए तो हाइट में जो अंतर आएगा ना वो 3 मीटर से हमेशा ही कम आएगा। बहुत जाहिर सी बात है। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल? तो देखो यार, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि क्लास 12th अब शुरू होने जा रही है, तो आज हम पहला लेक्चर देखेंगे पहले चैप्टर का। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। ठीक है, सेम चैप्टर था, मतलब इसी नाम का एक चैप्टर था क्लास 11th में, चैप्टर नंबर 2। मैंने आपसे कल कहा भी था कि आप एक काम करना, इससे पहले कि आप क्लास 12th का पहला चैप्टर शुरू करो, आप क्लास 11th का पहला और दूसरा चैप्टर रिवाइज कर लेना। वन शॉट लेक्चर जो भी इस चैनल पे आप उसको बस देख लेना एक बार हल्का फुल्का, अगर आपने क्लास 11th अच्छे से नहीं पढ़ी थी तो। बाकी अगर अच्छे से पढ़ी थी तब भी आपको रिवीजन करना था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने वो रिवाइज कर लिया है। अब देखो क्लास 12th में पहले मैं ये सोच रहा था कि भाई जो पहला लेक्चर मैं बनाता हूँ ना इस चैप्टर का, वो इस तरह से बनाता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट बता दूँ सारा, यानी वन शॉट लेक्चर टाइप। फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, अभी अभी क्लास 11th से आप क्लास 12th में आए हो, सब कुछ अगर पहले लेक्चर में ही मैं कराने लग गया ना तो आपके दिमाग में एक डर बैठ सकता है। और याद रखना, शुरुआत में अगर कोई चीज़ कठिन लग जाए या डरावनी लग जाए ना तो फिर वो डर निकलता नहीं जल्दी से। इसीलिए अभी पढ़ाने का तरीका मैंने क्या रखा है, देखो एक साथ सारा इंट्रोडक्शन सारा वन शॉट लेक्चर तो आएगा, लेकिन वो एंड में आएगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक्सरसाइज 1.1 से पहले वाला, फिर 1.1 करेंगे, फिर उसके बाद वाली एक्सरसाइज के लिए कॉन्सेप्ट समझेंगे सारे, फिर वो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, है ना, मिसलेनियस सॉल्व करेंगे। जब एक बार आपका ये चैप्टर पूरी तरह से इस तरह से अलग अलग लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा तब हम वन शॉट लेक्चर देखेंगे उसके बाद, ताकि आपको जब सारा कॉन्सेप्ट मैं एक साथ पढ़ाऊँ तो एक तो आपको वो वन शॉट लेक्चर भी मिल जाए, साथ ही साथ जो मैंने आपको पढ़ाया होगा, है ना, वो रिवाइज भी हो जाएगा। और क्योंकि अभी ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में कोई डर भी नहीं बैठेगा। देखो पढ़ाना कैसे है उसकी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दो, उसकी टेंशन मत लो, सब कुछ मैं आपको अच्छे से बताता चलूँगा। ठीक है, लेकिन मैं ये आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करोगे और जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से देखोगे। अगर आप स्किप करके देख रहे हो, है ना, पूरा 1 घंटे का लेक्चर 5 मिनट में जल्दी देख रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, उस तरीके से पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो वैसे तो इस चैप्टर में बहुत कुछ है, बट मैंने क्या बोला कि हम इस चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको, ठीक है, संबंध यानी रिलेशन के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है वो बताने वाला हूँ। देखो रिलेशन क्या होती है, समुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय क्या होता है, संबंध यानी कि रिलेशन क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्लास 12th में क्या है मैं उस पर भी फोकस कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से ही देखना है तो आप वन शॉट लेक्चर का इंतजार करो, उसमें मैं सब कुछ अच्छे से पढ़ाऊंगा। बट अभी काम की बात करेंगे, टेंशन मत लेना, आप बस हर एक लेक्चर देखते जाना, आपको सब कुछ कवर हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ाना कैसे है उसकी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दो, बस आप पढ़ो। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, ठीक है, आपने क्लास 11th में समुच्चय सीख लिया है, उपसमुच्चय, है ना, समुच्चय के बारे में और भी बाकी चीज़ें, साथ ही साथ रिलेशन यानी संबंध क्या होता है ये भी सीख लिया था। अब यहाँ पे हमें ना इनके प्रकारों के बारे में पढ़ना है, संबंध के प्रकार के बारे में हम इसमें यानी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो है रिक्त संबंध, यानी कि एम्प्टी रिलेशन, है ना। रिक्त संबंध का मतलब, ठीक है, एक ऐसा संबंध जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। आप कहोगे यार इसका क्या मतलब हुआ? देखो ये जो डेफिनेशन लिखी ना इसमें कुछ खास बातें हैं जो आपको हमेशा ही देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। वो शब्द क्या है कि समुच्चय ए पर। अब ये ए पर होने का क्या मतलब होता है ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास कोई संबंध है आर, है ना। अब आप देखते थे कि मान लो संबंध समुच्चय ए से समुच्चय बी में डिफाइंड है, तो उसको हम इस तरह से दिखाते थे कि जो संबंध है वो ए से बी में परिभाषित है। लेकिन जब ए पर बोल दिया जाएगा तो इसका मतलब है बी की जगह भी ए ही लिखा हुआ है। याद करो क्लास 11th में जब मैंने आपको डायग्राम से समझाया था, एरो डायग्राम से, तो अगर कोई रिलेशन ए टू बी जा रहा होता था, याद आ रहा है, तो हम उसके एलिमेंट्स को ऐसे दिखाते थे ना एरो डायग्राम से कि भाई ये वाला उससे रिलेटेड है।
बस आपको याद रखना है कि बी की जगह भी क्या आ रहा है, बी की जगह भी ए आ रहा है। बस जब भी दोनों जगह सेम होगा तो वहां पर उस पर लिख देंगे, मतलब ए पर कहने का मतलब है कि संबंध ए से ए डिफाइंड है। ठीक है, पहली बात तो ये देखो, आपको हर क्वेश्चन में लगभग देखने को मिल जाएगा, ज्यादातर क्वेश्चन में, कि ए पर हो गया, बी पर हो गया, जेड पर हो गया। जब किसी पर बोल दें तो आप समझ लेना कि भैया डोमेन वाला सेट, यानी जहां से डोमेन निकल के आ रहा है वो भी यही है, कोडोमेन जो निकल के आ रहा है वो भी यही है, प्रांत सह प्रांत दोनों ए से ही आ रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई पहली चीज। अब सोचो कि अगर इस, आप देखो आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा था। इस ए का, ये जो शुरुआत में ए है, इस ए का कोई एलिमेंट इस ए से अगर संबंधित ना हो तो मतलब ये एक एम्प्टी रिलेशन होता है। इसीलिए आपको यहां पर 2 बार ए देखने को मिला होगा कि यदि ए का कोई भी अवयव, ठीक है, ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, यानी इस ए का कोई भी अवयव इससे कोई किसके किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, तो हम बोलते हैं कि जो रिलेशन है वो एम्प्टी रिलेशन है। पहली बात समझ में आ गई। अब एम्प्टी रिलेशन के उदाहरण अभी मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एक ऐसा समुच्चय जिसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, अब याद रहे कि हमने ये भी पढ़ा था कि जो रिलेशन होती है वो एक उपसमुच्चय होता है, या बराबर भी हो सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, यानी कार्तीय गुणन के, है ना। अब आपको पता है कि भैया अगर ये एम्प्टी होगा, है ना, अगर ये एम्प्टी सेट होगा यानी कि रिक्त होगा, तो रिक्त भी क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका उपसमुच्चय तो होता ही है ना। तो वही चीज वहां पे लिखी हुई है। कहने का मतलब है कि अगर रिलेशन में कुछ भी एलिमेंट नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो एक रिक्त संबंध है। ठीक है, रिक्त संबंध का उदाहरण अभी आएगा आपके सामने, ठीक है, अभी आएगा आपके सामने। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखो, ठीक है, अभी उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन मत लेना, एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या है कि अब हमें जो पढ़ना है वो है सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल रिलेशन में। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है कि मान लो आपके सामने ए पर एक ऐसी रिलेशन है, ए पर मतलब जो ए से ए डिफाइंड है, जिसमें ए का प्रत्येक एलिमेंट इस वाले ए के प्रत्येक एलिमेंट से ही रिलेटेड है। इसका हर एक एलिमेंट अवयव इसके हर एक अवयव से जुड़ा हुआ है किसी ना किसी तरीके से, तो हम बोलेंगे कि ये एक सार्वत्रिक संबंध है। तो यानी कि सार्वत्रिक संबंध में क्या हो जाएगा कि जो रिलेशन होगी वो पूरे ए क्रॉस ए के ही बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब ये सब चीजें क्या होती हैं अभी आपको सुनाएगा, टेंशन मत लो यार, है ना। ये सब चीजें मैं वैसे आपको बता भी चुका हूं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया वही लिखा हुआ है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक यानी कि यूनिवर्सल संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है, यानी कि आर बराबर ए क्रॉस ए आ जाता है। अब ए क्रॉस ए कैसे निकालते थे, आपने क्लास 11 में सीखा हुआ है भाई। ठीक है, एक बात और आपको याद रखनी है कि चाहे हम बात कर लें रिक्त संबंध की या फिर हम बात कर लें सार्वत्रिक संबंध की, है ना, इन दोनों को एक नाम दिया जाता है तुच्छ संबंध। क्या बोला जाता है, तुच्छ संबंध, यानी कि ट्राइवियल रिलेशन। ठीक है, मतलब एम्प्टी रिलेशन जो था रिक्त संबंध, ये भी तुच्छ संबंध कह सकते हैं इसको भी, और सार्वत्रिक संबंध को भी तुच्छ संबंध कह सकते हैं। अब एक काम करते हैं, ये उदाहरण देखते हैं, यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने जस्ट परिभाषा बताई भाई, है ना। अब परिभाषा बताने से सब कुछ समझ में थोड़ी आ जाएगा, उदाहरण दूंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। तो उदाहरण से समझाता हूँ मैं। उदाहरण में देखो क्या बोल रहा है, उदाहरण में कह रहा है मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। यानी जो ए दिख रहा है ना, ये एक ऐसा समुच्चय है जिसमें किसी स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, बालक हैं सारे, ठीक है ना, यानी कि लड़के हैं, लड़कियां नहीं उसमें कोई, उनका समुच्चय है। आगे क्या बोला गया है, दर्शाइए कि आर बराबर ये जो है, यानी कि आर बराबर क्या है, पहले मैं लिखता हूँ, है ना, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आर क्या है, इसमें देखो 2 चीज़ आएंगी, ए बी। ठीक है, और रिलेशन क्या होगा कि भाई ए जो है वो बी की बहन होनी चाहिए, ए जो है वो बी की बहन है। ठीक है, ए जो है वो बी की बहन है, इस तरह से कुछ ये रिलेशन डिफाइंड है। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि ये जो रिलेशन है ये एक रिक्त संबंध है। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये जो रिलेशन है ये संबंध एक रिक्त संबंध है। पहले इतना दिखा लेते हैं, फिर अगले वाले की बात करेंगे। एक ही सवाल में 2 पार्ट दे रखे हैं। अब मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर ये जो रिलेशन है ना, ये ए में ही है, ये जो रिलेशन है ये ए में ही है भाई,
ठीक है, ये जो रिलेशन है उसी स्कूल के बच्चों के आपस में रिलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो मतलब रिलेशन A to A है, ये समझ जाना। अब मुझे एक बात बताओ, ए क्या है? स्कूल के सभी बालक का समुच्चय। ये भी क्या है? वही चीज है, स्कूल के सभी बालकों का समुच्चय। तो मुझे बताओ कि अगर मैं इसको ऐसे आपको डायग्राम बना के समझाने बैठूं कि भाई यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है ना। अब इसके अंदर क्या है? स्कूल के सभी बालकों के नाम लिखे हुए हैं, तो ये भी वही चीज है, स्कूल के सभी बालकों के नाम लिखे हुए हैं। अब संबंध में ये तब आएंगे जब ए बी की बहन हो। याद रहे, जो ये शुरू कोमा के पहले वाला होता है ये इससे आता है, और जो कोमा के बाद है वो इधर से आएगा। समझ में आ गई बात? तो मतलब यहां पर अगर ए बी की बहन हुई तभी रिलेशन में ए बी को आप लिख पाओगे। अब मुझे एक बात बताओ, ए बी की बहन तभी हो सकती है जब ए क्या हो? फीमेल हो, लड़की हो, है ना, तभी हो सकती है। देखो ना, ए बी की बहन कब हो सकती है? जब ए फीमेल हो, यानी कि लड़की हो। और आपको पता है ये स्कूल ही लड़कों का है भाई, तो यहाँ पे कोई भी लड़की नहीं है, मतलब इस ए का कोई भी एलिमेंट इस ए से लिंक ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो सभी लड़के हैं, लड़के किसी की बहन थोड़ी हो सकते हैं, वो भाई हो सकते हैं, लेकिन बहन तो नहीं बन सकते ना भाई। क्लियर हो रही बात? तो इसका मतलब क्या है कि इसका कोई भी एलिमेंट उससे जाके जुड़ेगा ही नहीं, तो इस संबंध में कुछ आएगा ही नहीं, मतलब ये रिक्त संबंध हो जाएगा, कुछ आ ही नहीं पा रहा इसके अंदर। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई है ना। ये बात याद रखना, ये इससे आता है, वो इससे आता है। अब दोनों ए है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट अगर ये बी होता तो ये वाला इससे आता, है ना। बट आप मान के चलना, कोमा के पहले वाला यहाँ से लोगे और कोमा के बाद वाला यहाँ से, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि भाई जो ए है, ए केवल बालकों का समुच्चय है, यानी लड़के हैं भाई सारे, है ना। क्या है? बालकों का समुच्चय है। ए केवल बालकों का समुच्चय है। अतः कोई भी विद्यार्थी ऐसे लिख सकते हो आप। अतः कोई भी विद्यार्थी किसी अन्य विद्यार्थी की बहन नहीं हो सकता है भाई, क्योंकि वो लड़का है, बहन कैसे होगा? बहन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो आर है उसके अंदर कुछ आएगा ही नहीं, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, आपकी इच्छा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आर एक रिक्त संबंध है। आर क्या है? आर एक रिक्त संबंध है। बात समझ में आ गई क्या? अब समझ में आ गया रिक्त संबंध क्या होता है। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं आगे, है ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, थोड़ा आगे देखो क्या बोल रहा है कि ठीक है, आर डैश जो है ना, आर डैश वो क्या है? ए बी आएगा इसमें, जहां पर ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम हो। ठीक है, ये जो संबंध है ये एक सार्वत्रिक संबंध है, ये हमें, ठीक है ना, दिखाना है। तो यार एक बात बताओ, ठीक है, पहले एक काम करते हैं ना, मैं आर डैश को यहाँ पे लिख लेता हूँ। आर डैश क्या है सर? आर डैश क्या है? देखो, ये आर डैश भी उसी स्कूल के बच्चों की बात की जा रही है भाई, है ना। तो मतलब आर डैश भी उसी, है ना, आर डैश भी कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ए से ए तक जाएगा। स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हीं के बीच में संबंध है, बाहर नहीं जाना है आपको। इसमें भी क्या चीजें आती हैं? इसमें भी 2 चीजें आती हैं। कौन कौन? ए और बी, है ना, ए और बी। ठीक है, कब ए और बी को आप इस आर डैश इस वाले संबंध में लिख पाओगे? जब इनकी ए और बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम हो, है ना। कब? जब ए व बी की ऊंचाइयों का अंतर, है ना, कम हो, कितने से? 3 मीटर से। ठीक है, तो यार एक बात बताओ, अब कितना भी, जैसे कोई लड़का कितना भी लंबा हो, मान लो एक बहुत बड़ा स्टूडेंट है, कोई बहुत लंबा स्टूडेंट है, और कोई जो सबसे छोटी हाइट वाला बच्चा भी है, अब हैं तो इंसान ही भाई। इंसान में हाइट का डिफरेंस कभी 3 मीटर से ज़्यादा होगा क्या? नहीं होगा ना, 3 मीटर बहुत होता है भाई, है ना। तो अब
सबसे लंबे इंसान सबसे छोटे इंसान का भी हाइट का डिफरेंस देखोगे ना तो 3 से कम ही मिलेगा आपको हमेशा, जाहिर सी बात है ना। ये कॉमन सेंस लगाना यहाँ पे। तो मतलब आप कोई भी बच्चा ले लो, है ना, क्योंकि ये A to A डिफाइंड है ना। कहाँ से डिफाइंड है? A से A में डिफाइंड है ना। तो अब यहाँ का कोई भी बच्चा लो, है ना, और उसको किसी भी बच्चे के साथ अगर आप देखो उसकी हाइट का डिफरेंस, तो हमेशा डिफरेंस 3 से कम ही आएगा। समझ में आ गया? आप अपने स्कूल की बात कर लो भाई, अगर आपकी हाइट का ही डिफरेंस बाकी बच्चों के साथ देखा जाए तो हाइट में जो अंतर आएगा ना वो 3 मीटर से हमेशा ही कम आएगा, बहुत जाहिर सी बात है। तो हम क्या बोलेंगे? हर बच्चा हर बच्चे से लिंक हो जाएगा भाई इसमें, तो क्योंकि हर एक बच्चे का बाकी दूसरे बच्चे के साथ अगर देखा जाए हाइट का डिफरेंस तो वो हमेशा 3 मीटर से कम ही आता है। तो हम बोलेंगे यहाँ प्रत्येक 2 विद्यार्थियों, है ना, प्रत्येक 2 विद्यार्थियों या किन्हीं भी 2 विद्यार्थियों, है ना, प्रत्येक दो विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का अंतर हमेशा, पक्की बात है भाई, अंतर हमेशा 3 मीटर से कम ही रहेगा, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, कम ही होगा, कम ही होगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जो रिलेशन आएगा ना उसमें सब कुछ आ जाएगा भाई। इसमें जो रिलेशन आएगा उसमें A क्रॉस A के ही बराबर आ जाएगा वो, यानी जितना भी आप बना सकते हो A से इस वाले एलिमेंट को इन वाले एलिमेंट से जितनों की मैपिंग कर सकते हो आप, है ना, हर कोई हर किसी से लिंक हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये एक सार्वत्रिक समुच्चय है। इसका मतलब R डैश जो है, ठीक है ना, इसका मतलब R डैश एक सार्वत्रिक समुच्चय है। क्या है ये? सार्वत्रिक समुच्चय नहीं, संबंध, सार्वत्रिक संबंध है। आगे बात समझ में। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखो, ये तीनों चीजें आपको समझनी जरूरी है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे ना संबंध वाले पार्ट से इस चैप्टर में, वो यहाँ से बनेंगे, है ना। अब आपको जो संबंध है उसके 3 टाइप्स पढ़ने हैं, 3 मेन टाइप्स, इसके अलावा भी होते हैं बट 3 मेन टाइप्स आपको पढ़ने हैं। पहला क्या है? पहला है स्वतुल्य, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं समझो, ठीक है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। मान लो कि आप एक संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं जो A पर है, यानी कि A से A में ही डिफाइंड है, ठीक है। संबंध कहाँ पे है? समुच्चय A पर है, यानी कि A पर जैसे ही बोला A से A में डिफाइंड है। अब जितने भी एलिमेंट फॉर ऑल, यानी जितने भी एलिमेंट स्मॉल a इस A में हैं, मतलब यहाँ पे हैं, ठीक है, शुरुआत वाले में, हालांकि दोनों ही A हैं बट कभी कभी अलग भी देखने को मिलते हैं, इसलिए आप मान के चलना यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर B होगा तब भी हम यहाँ पे A ही लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अगर B हो गया तो यहाँ पे आपको B लिखना पड़ जाएगा, शुरुआत वाला लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जितने भी एलिमेंट, जितने भी अवयव A के पास हैं उनका डबलेट होना चाहिए, ये हैं, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि A, A भी है किसमें? रिलेशन में। मतलब अगर इस सेट में, इस समुच्चय में कोई एलिमेंट आता है तो डबलेट, उसका डबलेट, यानी A खुद से ही संबंधित होना चाहिए, किसमें आएगा वो? यानी A, संबंध में। अगर ऐसा है तब हम बोलते हैं कि वो स्वतुल्य है, तब हम क्या बोलेंगे कि जो रिलेशन है वो स्वतुल्य है, स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरे की बात अगर मैं करूं, ठीक है, ये तो था, ठीक है, पहला हिस्सा, ठीक है। अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करता हूं सर, है ना, दूसरे में आपको क्या समझना, अभी देखो एग्जाम्पल अभी मैं कराऊंगा तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी, पहले आप समझते जाना। दूसरे की बात करें अगर हम, सममित यानी कि सिमेट्रिक किसे कहते हैं, तो सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ है उसका उल्टा भी वहाँ पे मौजूद है, अगर ए बी है तो उसका उल्टा बी ए मौजूद होना चाहिए, अगर ए बी है तो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि फिर से देखो, इस ए से, ठीक है, आपने मान लो कि A1 A2, ठीक है, A1 A2 जो A के पास हैं, अगर ये A के पास हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यदि
A1 कोमा A2, यदि A1 कोमा A2 रिलेशन में हुए, यदि ये रिलेशन में हुए तो ये इम्प्लाई कर दे, ये बता दे कि इसका उल्टा, यानी कि A2 कोमा A1 भी रिलेशन में है, तब हम क्या बोलते हैं कि वो सिमेट्रिक है, यानी सममित है। तब हम क्या बोलेंगे कि जो रिलेशन है वो सममित है भाई साहब। क्या है? सममित है। ठीक है। अच्छा, एक आता है ट्रांजिटिव यानी संक्रामक। ट्रांजिटिव का क्या मतलब होता है ये भी समझ लो भाई। ट्रांजिटिव का क्या मतलब है ये भी समझ लो। ठीक है। ट्रांजिटिव को मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, इस कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, ट्रांजिटिव समझो, तीसरे वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। इसमें बस आपको ध्यान देना है कि अगर A1 A2 A3 समुच्चय A के अंदर है ये तीनों ही, ठीक है, तो हमें क्या देखना होता है? हमें ये देखना होता है कि देखो गिवन क्या है। गिवन होना चाहिए A1 A2 रिलेशन में, A1 A2 क्या होना चाहिए? रिलेशन में, एंड ये कहाँ पे खत्म हुआ? 2 पे, तो इसको 2 से शुरू करना है, यानी कि A2 से शुरू करना है। यही पहचान है भाई। यहाँ पर A2 है तो यहाँ A2 आना चाहिए। A2 A3 भी रिलेशन में है, यदि ऐसा है, यदि ये होना चाहिए गिवन में, तो आपको सर्च क्या करना है कि ये इम्प्लाई कर पाए। देखो A2 A2 दोनों के पास है, इसका शुरू वाला अलग है A1, उसका शुरू वाला आखिरी वाला अलग है A3, तो A1 A3 अगर रिलेशन में आ जाए, ठीक है, रिलेशन में आ जाए, ठीक है। अब देखो इनके नाम को याद करने में दिक्कत होती है। पहले मैं लिख लूँ, ये क्या है? ये संक्रामक है भाई। ये क्या है? संक्रामक है। अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा तब और अच्छे समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। देखो अगर आपको इनके नाम याद करने में दिक्कत होती है ना, इनको याद करना बहुत आसान है भैंस की आँख। ठीक है, आप कन्फ्यूज ही नहीं होंगे, मैं समझा देता हूँ कैसे। ध्यान से देखो, ये क्या है? संक्रामक। जैसे संक्रामक बीमारियाँ होती हैं ना, कोई संक्रमण फैलता है एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तो वैसे ही देखो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, यानी कि जिसमें ये 1 2 से 2 3 वाला फिर 1 3 वाला चला गया ना, यानी कि बीमारी एक से दूसरे में गई, दूसरे से तीसरे में, मतलब पहले को जो थी वही तीसरे को हो गई, संक्रमित हो गया, तो मतलब ये संक्रामक। ऐसे समझ सकते हो थोड़ी देर समझने के लिए। आपका होगा सर ये तो याद हो गया, ये वाला बता दो मुझे, ये कैसे याद होगा? देखो इसमें क्या है कि अगर ए यहाँ पर है तो ए स्वयं से ही लिंक होना चाहिए। किससे? स्वयं से ही लिंक होना चाहिए। इसमें देखोगे तो स्वयं आ रहा है, स्वयं तुल्य, यानी स्वयं से ही, यानी कि जब वो चीज़ 2 बार दिख रही है, ए स्वयं से ही है, तो इसके नाम में भी स्वयं आ रहा है, स्वतुल्य। ये भी याद हो गया, ठीक है। और ये तो आपने पढ़ाई हुआ है यार, सममित है ना, इधर के जैसा उधर का दिखना, मतलब अगर A1 A2 है तो उसका उल्टा A1 A1 भी होना चाहिए, सममित। ठीक है, ये अब इस तरह से आप इनको याद रखने में थोड़ी आपको आसानी हो गई होगी। अभी क्वेश्चन करेंगे और आसानी हो जाएगी। चलिए सर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से आप समझ लो, यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से मेन क्वेश्चन चालू हो रहा है। जो एग्जाम्पल 1 था उतना मेन नहीं, जल्दी उसके बारे में पूछते भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा उसको करना मत, लेकिन यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें। चलिए समझते हैं इसको, है ना। और ये देखो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन है यार, टेंशन वेंशन मत लेना। अब शुरुआत में क्योंकि आप क्लास 11 पास करके 12th में आए हो भाई, तो थोड़ी चीज़ें कठिन आपको लगेंगी कुछ दिनों तक। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते आओगे आसान हो जाएंगी। बहुत सिंपल सी बात है, ये फिलोसफी हर जगह काम करती है भाई। शुरुआत में चीज़ें आड़ी टेढ़ी कठिन लगती ही हैं, जैसे हम उन पर वर्क करते रहते हैं फिर वो आसान हो जाती है। हमारा दिमाग उनको अपनाने लगता है, उनके बारे में हमारे दिमाग को क्लू मिलते हैं, ठीक, हमारा दिमाग उनको पहचानने लगता है। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। मतलब कि जो टी है ये क्या है? ये किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। किसी समतल के सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? समुच्चय टी में R बराबर इतना एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। मतलब संबंध जो है ना R, वो किस में है सर? टी में है या टी पर है? जब टी में हो या टी पर हो तो उसका मतलब होता है संबंध टी से टी में है। मैंने आपको यहाँ भी समझाया था कि जैसे यहाँ पर समुच्चय ए पर अगर संबंध परिभाषित है तो मतलब A to A है। इसी तरह से यहाँ पर टी पर है या टी में है, मतलब टी से टी है। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब जो संबंध है भैया वो है क्या? संबंध है कि भाई संबंध के अंदर एक त्रिभुज T1
और एक दूसरा त्रिभुज T2 आ सकते हैं, लेकिन कब आएंगे? कंडीशन है सर, जब T1 T2 के सर्वांग सम होगा। ये T1 T2 संबंध में तभी, देखो संबंध में जो आता है वो इस ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, फिर इनके बीच में क्या रिश्ता है वो बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में रिश्ता ये है कि T1 सर्वांग सम होना चाहिए T2 के, T1 सर्वांग सम होना चाहिए T2 के, तभी वो रिलेशन में आएगा भाई। बात समझ में आ रही है? हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। अच्छा, तुल्यता नहीं पढ़ाया मैंने आपको। तुल्यता का मतलब है यूनिवर्सल रिलेशन, जो ये तीनों ही हो, ठीक है, जो तीनों ही हो, स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो, जो तीनों ही होगा उसे हम बोलेंगे तुल्यता संबंध। ये मत सोच लेना कि तुल्यता और स्वतुल्य एक है, नहीं भाई। जब ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तब उसे हम बोलेंगे तुल्यता संबंध। तब उसे क्या बोलेंगे? तुल्यता संबंध। इतना याद रखना। मतलब कि अगर मुझे इस संबंध को तुल्यता संबंध दिखाना है तो मुझे दिखाना पड़ेगा ये तीनों है। कौन कौन से तीनों? ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। इतना याद रखना, है ना। तुल्यता मतलब यूनिवर्सल, ठीक है। मैं यहाँ पे ठीक है, वो स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया, मैं यहाँ पे लगा ही देता हूँ हल्का सा, है ना। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने रखा होगा कहीं पे, ठीक है। ठीक है, ये रहा, देखो, ठीक, ये रहा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको याद रखना है कि ए पर परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि R स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो तथा संक्रामक, ठीक है, तीनों ही होना चाहिए। बात समझ में आ गई है? तो अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे आओ, देखो यार, सबसे पहला मैंने क्या कहा था कि यार ये जो होता है ना स्वतुल्य, इसमें स्वयं आ रहा है, यानी कि खुद से ही लिंक होना चाहिए। मतलब ए है तो ए से ही लिंक होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर अगर कोई त्रिभुज है तो वो अपने से ही लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे भाई जितने भी त्रिभुज हैं, मान लो टी डैश बोल देता हूँ, जितने भी टी डैश इस टी वाले समुच्चय में हैं, तो टी डैश खुद के तो सर्वांग सम होगा ही, टी डैश से सर्वांग सम तो होगा ही। हम बोलेंगे प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है भाई। स्वयं के सर्वांग सम तो होता है ना, ये तो हमें पता है, ठीक है, ये तो हमें पता है। अब अगर कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम थे तो वो रिलेशन में आ जाएंगे। जैसे T1 T2 सर्वांग सम थे तो ये रिलेशन में आ जाएंगे। ऐसे T डैश में भी है, तो मतलब T डैश T डैश कहाँ आ जाएगा? कहाँ आ जाएगा? संबंध में आ जाएगा। अब जरा देखो, हमने क्या पढ़ा था भाई, कि अगर जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ हो जाए, यानी उसका डबलेट आ जाए, जितने भी ए हैं इसमें उनका डबलेट हो रिलेशन में, तो ये स्वतुल्य रिलेशन बन जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भाई जितने भी टी डैश इस टी में थे, है ना, जितने भी टी डैश इस टी में थे, टी डैश डबलेट आ गया ना, दोनों जगह सेम चीज़ है रिलेशन में। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आर, यानी कि जो संबंध है वह स्वतुल्य है। वो क्या है? स्वतुल्य, यानी कि रिफ्लेक्सिव है। बात समझ में आ गई भाई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, स्वतुल्य तो हमने दिखा दिया, जब सममित की बात कर लेते हैं। सममित कैसे दिखाओगे? हम बोलेंगे यहाँ पे भैया फॉर ऑल T1, T2, जो कि कहाँ पे है? इसमें है, ठीक है। हम बोलेंगे यदि, है ना, अगर ऐसा है तो देखो ये यदि में लिखते हैं, यदि T1 T2 रिलेशन में होगा, यानी संबंध में होगा, तभी हम इसका उल्टा खोजेंगे भाई। यानी ये हम मान के चलते कि यदि ये है, अगर ये है तो मुझे किसी तरह से इसका उल्टा लेके आना है। मैं कैसे लेके आऊँगा? याद रखना, इसका तरीका है, इसका ट्रिक है कि इसी की परिभाषा का इस्तेमाल करो। ध्यान से देखो भैया, T1 T2 कब आएगा रिलेशन में? जब T1 T2 के सर्वांग सम रहा हो। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये है, तो मैं बोलूँगा कि इसका मतलब यही हुआ कि T1 सर्वांग सम रहा होगा T2 के। मुझे उल्टा चाहिए। सोचो, अगर पहला त्रिभुज दूसरे के सर्वांग सम है तो क्या इसका उल्टा नहीं लिख सकते हम? क्या दूसरा पहले के सर्वांग सम नहीं होगा? भाई एक ही बात है, वो तो होगा ही होगा। अब जैसे ही ये दोनों हो गए तो मैं देखो पहला पहले लिखूंगा, कोमा के बाद जो बाद में लिखा उसको बाद में लिख दूंगा। ये मुझे कैसे पता लगा? ये मुझे पता लगा यहाँ से, परिभाषा से, कि भाई जो पहले लिखा है वो कोमा के पहले है, जो बाद में लिखा है वो कोमा के बाद है।
ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी आ गया था। अब आप देखोगे कि T1, देखो इन दोनों को देखो, T1 T2 रिलेशन में था, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि इसका उल्टा भी रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो संबंध है वो सममित है। संबंध जो है वो क्या है, सममित है। आगे बात समझ में, ठीक है, आगे बात समझ में इतनी। चलिए, इतनी बात अगर क्लियर हुई तो अब एक और चीज हमें इसको प्रूव करना है भाई, ट्रांजिटिव यानी संक्रामक भी है। संक्रामक के लिए हम क्या देखते हैं कि भाई जितने भी T1, T2, T3 ये रिलेशन में है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि यदि, देखो यदि ये चीज होनी चाहिए, यदि T1 T2 रिलेशन में है एंड, डेफिनेशन याद रखनी है आपको, एंड ये 2 पे खत्म हुआ तो ये 2 से शुरू होना चाहिए, T2 T3 रिलेशन में है, ठीक है। तो हमें ये लाना होगा, क्या लाना होगा, देखो 2 और 2 ये तो एक जैसा हो गया, अलग क्या है T1 T3, तो मुझे कहीं ना कहीं से T1 T3 रिलेशन में दिखाना है। अगर मैं ये ले आऊं कहीं से, ये मुझे लाना पड़ेगा, वो मैं एज्यूम करूंगा कि ये है तभी ये लाना है, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा कुछ मिले ही ना कि ये 2 पे खत्म हो या 2 से शुरू हो, तब भी वो संक्रामक माना जाएगा। यानी कि अगर ये नहीं मिलेगा तो इसको ढूंढे बिना ही आप संक्रामक बोल सकते हो। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा भी आगे एक्सरसाइज में, फिलहाल, है ना। यदि ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, T1 T3 ढूंढ के लाना है। मैं कैसे लाऊं इसे, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं लिख सकता, मुझे किसी लॉजिक से ही लाना पड़ेगा भाई। तो मैं कहूँगा फिर से हम डेफिनेशन का ही यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। T1 T2 रिलेशन में है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब T1 अगर सर्वांग रहा होगा T2 के तभी रिलेशन में आएगा, एंड T2 T3 रिलेशन में कब आ सकता है, जब ये कोमा के पहले वाला और जो कोमा के बाद वाला है ये आपस में सर्वांग सम रहा हो। अब इसका तो मतलब यही हुआ ना भाई, देखो पहला त्रिभुज दूसरे के सर्वांग सम है यानी हूबहू एक जैसा है, दूसरा तीसरे के हूबहू एक जैसा है, मतलब भैया तीनों ही एक जैसे हैं, यानी पहला भी तीसरे के सर्वांग सम होगा। और जैसे ही ये हुआ मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ पे ये लगाओ, कोमा लगाओ, सर्वांग सम के बाद वाला लिख दो, ये रिलेशन में होगा। अब आप देखो, अगर ये T1 T2 था, T2 T3 था, तो इसने इम्प्लाई कर दिया है 1 और 3 भी रिलेशन में है। इसका मतलब कि जो रिलेशन यानी संबंध है वो संक्रामक भी है ना, ये संक्रामक भी है, ठीक है। तो अब मैं बोल सकता हूँ अतः R, जो R है वो यहाँ से हमने प्रूफ किया स्वतुल्य है, ठीक है। R क्या है, स्वतुल्य है, कोमा यही R क्या है, सममित है, यही R क्या है, सममित है भाई, तथा संक्रामक है, क्या है, संक्रामक भी है। अब जब तीनों ही है तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये तो तीनों है तो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा ना, ये तीनों है तो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, मतलब तुल्यता संबंध है। अतः R एक तुल्यता संबंध है, क्या है ये, तुल्यता संबंध है, यही हमें प्रूफ करना था। R एक तुल्यता संबंध है ना। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, PDF ऐसे मिल जाएगी। बात क्लियर हो गई है अगर, तो आगे चलते हैं। आगे हमें क्या देखना है, मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है ना। L क्या है, समतल में स्थित समस्त रेखाएं आ रही, यानी एक समतल में जितनी भी रेखाएं खींच सकते हो, मान लो सब कुछ मौजूद है L के अंदर, ठीक है। तथा R बराबर ये है L1 L2, जहां पे L1 L2 पर लंब होगी तभी आएगा। समुच्चय L में परिभाषित, समुच्चय L में परिभाषित है संबंध, यानी कि संबंध जो है वो L2L है। पहली बात तो ये याद रखनी है आपको, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु यह ना तो स्वतुल्य है और ना संक्रामक है। चलिए करके देखते हैं। मैं क्या बोलता हूं, मैं कहता हूं कि भैया रिलेशन है क्या, इसकी डेफिनेशन को ही पहले समझ लिया जाए अच्छे से, है ना। इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया इस रिलेशन में L1 L2 तो आएगा, लेकिन कब आएगा, जब L1 L2 पर लंब है। अब इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, L1 लंब का निशान बनाओ, L2 लिख दो, है ना। इतना लंबा चौड़ा हिंदी में लिखोगे टाइम वेस्ट होगा भैंस की आंख, उसमें कोई फायदा नहीं अपना, ठीक है। L1 L2 कब आएगा, जब L1 L2 परपेंडिकुलर हो, यानी एक दूसरे पे ही परपेंडिकुलर हो। तो अब मुझे बताओ कि पहला जो था
पहला जो था, ठीक है, पहला जो था, अरे कहाँ गया भैंस की, पहला जो था स्वतुल्य वाला, इसमें तो स्वयं बंदा स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए, नाम में भी स्वयं आ रहा है, स्वतुल्य है ना, खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये स्वतुल्य तभी होगा अगर बात यहाँ रेखाओं की जा रही है कि कोई रेखा स्वयं पर ही लंब हो। ऐसा हो सकता है क्या कभी कि भाई मैंने एक लाइन खींची, ये लाइन स्वयं के साथ क्या 90 डिग्री का कोण बना सकती है? यही लाइन स्वयं के साथ 90 डिग्री का कोण कैसे बना सकती है भाई? नहीं बना सकती है ना। मतलब कोई रेखा स्वयं पर लंब हो ही नहीं सकती, उसके लिए अलग अलग रेखाएं ही चाहिए तभी वो लंब हो पाएगा। मतलब कोई रेखा खुद से तो रिलेटेड यहाँ पे होएगी नहीं। हम बोलेंगे कि भाई जितनी भी रेखाएं ले लो, मान लो एल डैश ले लिया आपने, जो बिलोंग करता है इस एल को, है ना, कोई भी रेखा हम क्या बोलेंगे, कोई, या फिर इसको ऐसे ना लिख के हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कोई भी रेखा है ना, स्वयं पर लंब तो नहीं हो सकती, कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती है भाई, नहीं हो सकती, कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती है ना। इसका मतलब एल डैश मान लो, एल डैश ये तो बिलोंग ही नहीं करेगा कभी रिलेशन से, कि जहाँ पर ये दोनों सेम आ जाएं, है ना, ये बिलोंग ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया आर जो है वह स्वतुल्य तो नहीं है, आर जो है वो स्वतुल्य नहीं है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या पहली? अच्छा, अब अगला क्या बोला है भैया कि सममित तो है। चलो देख लेते हैं सममित है क्या। मैं बोलता हूँ माना L1, L2 बिलोंग करते हैं R में, जितने भी L1, L2 कहाँ से आने चाहिए, इस पहले वाले से, यानी इसके अंदर जो भी एलिमेंट L1, L2 हैं, L1, L2 रिलेशन में आ जाता है। ठीक है, अब ये कब आएगा भाई, ठीक है, ये कब आएगा, यहाँ पे डेफिनेशन का प्रयोग करो। ये आएगा जब L1 परपेंडिकुलर रहा हो L2 के। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब भैया L2 L1 के भी परपेंडिकुलर है। कैसे? अरे यार, ये लाइन अगर L1 है और इसके परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत अगर L2 है, तो अगर L1 L2 के बीच में 90 बन रहा है तो L2 L1 के बीच में तो 90 ही बन रहा है। यानी कि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब हो गया भैंस की आंख कि L2, L1 भी रिलेशन में है ना भाई। रिलेशन में आप कब लिख सकते हो, दो चीज़ें परपेंडिकुलर, पहले वाला पहले लिखा है, बाद वाला बाद में लिखा है। तो यहाँ से हमने चालाकी करी, ये इसका परिभाषा का इस्तेमाल किया कि अगर ये चीज़ है तो ये रहा होगा तभी है L1 परपेंडिकुलर L2। अब इसको पलट दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब कोमा के पहले ये आ जाएगा, कोमा के बाद ये आ जाएगा। अब आप देखोगे अगर L1 L2 था तो L2 L1 उसका उल्टा आ गया। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब R जो है वो सममित है। R क्या है? सममित है। बात समझ में आई क्या यहाँ तक? R जो है वो सममित है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव होगा क्या, यानी संक्रामक है क्या, है ना। वैसे तो बोला है कि नहीं है, वही हमें प्रूव करना है। तो हम क्या बोलेंगे कि मान लेते हैं L1, L2 रिलेशन में है, ये हो गया माना, है ना। इसमें आपको ये मानना होता है, या फिर यदि लिख दो ये L में है, सॉरी ये रिलेशन में है, एंड या फिर और लिख लेना, ये 2 पे ख़त्म हुआ था, 2 से शुरू करना, L2 L3 भी रिलेशन में है। कब? जब L1 L2 L3 ये समुच्चय L में है भाई। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो हमें देखना है कि L1 L3 होता है कि नहीं। वो हम कैसे कर सकते हैं भाई? देखो ये कब होगा, ये होगा L1 जब लंबवत रहा हो L2 के, एंड L2 L3 के कब होगा? जब L2 लंबवत रहा हो L3 के। तो इन दोनों को देख के क्या बोल पाओगे, L1 और L3 में क्या रिश्ता है? ऐसे नहीं बोल पाओगे मेरे भाई, ऐसे समझ पाओगे। ध्यान से देखना, ये मान लो L1 है,
L1 L2 के लंबवत बना दूँ, ये रहा L2, ये रहा L2, तो L1 L2 के लंबवत बना दिया मैंने, है ना, इनके बीच में 90 डिग्री है। अब L2 को L3 के लंबवत बनाना है, यानी L3 ऐसे बनाना कि L2 के लंबवत हो, तो भैया L2 के साथ L3 ये रहा लंबवत। अब आप देखोगे यार L1 L3 तो समांतर आ रहे ना कि परपेंडिकुलर, यानी L1 और L3 में क्या देखो, L1 L2 लंबवत है, L2 L3 लंबवत है, तो ये कोण बराबर है 90-90, तो मतलब ये इसके समांतर आ रहा है, L1 L3 समांतर हो जाएंगे भाई, L1 समांतर होगा L3 के, ना कि परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया L1 L3 तो रिलेशन में होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर होता तब ये आता। अब अगर ये रिलेशन में नहीं है तो R जो होगा वो संक्रामक होगा क्या, बताओ, कमेंट में लिखो जल्दी से। नहीं होगा यार, है ना, संक्रामक नहीं है। क्लियर होगी बात। तो देखो ये एक छोटा सा लेक्चर है जो आपको ये बताता है कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी थी। अब मैं बहुत लंबा नहीं खींच रहा, क्योंकि अभी आप नए नए आए हो, आप छोटी छोटी चीज़ों को समझो, डर नहीं लगेगा। बाकी सारे एग्जाम्पल हम वन शॉट में दोबारा से देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट हम वन शॉट में दोबारा से देखेंगे। अभी पहले इतना समझ लो, अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 कर लेंगे, उसके बाद 1.1 के बाद वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फिर 1.2 कर लेंगे अगली वीडियो में। इस तरह से चलेगा। जब ये पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा फिर मैं दोबारा से वन शॉट लेक्चर अपलोड करूँगा, सारे कॉन्सेप्ट, सारे एग्जाम्पल और भी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें, मतलब मज़ा आने वाला है आपको, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में। और ये लेक्चर कैसा लगा है ज़रूर बताना। सपोर्ट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।